Alright, I finally did it. After years of using an Android, I switched to an iPhone for the first time. And as an Android user, I won't lie, at first I was frustrated, like there is no back gestures, limited customization, and not easy file sharing and no proper file manager like the Android. I am always looking for my downloaded file. But then something happened when I started notice every single detail like the cameras, the haptics and the overall UI experience, and that is insane. तो हमेशा की तरह आपके होंगे ही ना सवाल कि क्या सच में एक बेस्ट फोन है? Is this really better than Android? Why does it feel so premium? And the most importantly, will I ever go back? So this is my iPhone and here's how my experience has been after 1 month. Let's get started. तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, so keep watching. Good morning. Welcome to Apple. तो देखो, मैं ना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं जाने वाला, आपको शायद वो सब पता ही होगा, लेकिन मैं ना आपको कुछ एक्चुअल जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि क्या नया है एंड क्या सच में यूज़फुल है एंड मेरे को कैसा लगा ये फ़ोन आफ्टर 1 मंथ। क्योंकि देखो, ये काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, पहली बार ही मैंने आईफोन बाय किया है एंड कुछ 1 मंथ होने को है, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द डिजाइन, एंड नो डाउट दिस इज द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग फोन। ओ नॉट जस्ट लुक प्रीमियम, इट्स फील सो प्रीमियम। फुल्ली बैक ग्लास विद द जायंटिक कैमरा मॉड्यूल जो कि एप्पल की सिग्नेचर बन चुका है, एंड द टाइटेनियम फ्रेम। एंड एप्पल ने जब से अपनी 14 सीरीज के बाद इसकी जो डिजाइन में चेंजेस किया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके कॉर्नर ना जो थोड़े से शार्प थे उसको राउंडेड कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल एक इन हैंड फीलिंग ना बहुत अच्छी निकल के आती है एंड होल्ड करने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको पता ही होगा कि 14 सीरीज के बाद इसके अंदर टाइटेनियम डाल दिया, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है एंड इसका वेट भी कम हो जाता है एंड ओवरऑल एक प्रीमियम वाइब आती है फोन के साथ। एंड हाँ, इस बार ना 16 प्रो ना थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 6.1 से 6.3 हो चुका है, क्योंकि एप्पल को ना इस बार ना अपने 16 प्रो के अंदर ही 5x का टेलीफोटो लेंस देना था, जो कि पिछले साल के प्रो मैक्स के अंदर था, वही इसके अंदर दे दिया है, जो कि बहुत बड़ी है। उसकी भी बात थोड़ी आगे करते हैं, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी साइज़ भी बढ़ गई है एंड थोड़ी बैटरी भी बढ़ चुकी है, तो उससे ना एक्सपीरियंस अच्छा ही हो गया है। तो ओवरऑल ना ये बहुत ही कंफर्टेबल फ़ोन हो गया है एंड स्पेशली इसकी साइज, आई लव इट। बट आई डोंट नो व्हाई आई हेट दोस जायंट फ़ोन, बट उसके भी कुछ अलग फ़ायदे हैं। लेकिन बात करें इसकी, तो ये ना बहुत ही कंफर्टेबल फ़ोन हो गया है, वन हैंडेड फ़ोन हो गया है, एक हाथ से मैं इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। एंड बटन प्लेसमेंट की बात करें तो सब कुछ सही जगह पे प्लेस किया गया है। पावर बटन पे एग्जैक्ट वही जगह पे प्लेस किया गया है जहाँ पे मेरी नेचुरली फिंगर आती है। लेकिन इस साल ना एप्पल ने इसके अंदर कुछ नए बटन इंट्रोड्यूस किए हैं। एक्शन बटन तो पिछले साल था, लेकिन इसके अंदर ना कैप्चर बटन दिया है, जो कि इस साल ही एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कैमरा कंट्रोल के लिए होता। उसकी बात थोड़ी आगे करते हैं। बट बात करें एक्शन बटन की, तो हाँ सही है, बट मुझे थोड़ा मेरा मिक्स सा एक्सपीरियंस था। क्योंकि देखो, साइलेंट स्विच का तो समझ में आता था कि उसका एक ही यूज़ है, लेकिन इसके अंदर ना एक्शन बटन दिया है, जिसके अंदर आप अलग अलग एक्शन को रन कर सकते हो। तो एक्शन बटन है तो उसके मल्टीपल यूज़ होने चाहिए ना, आप एक साथ में अलग अलग एक्शन को रन कर सकते हैं, लेकिन आप एक टाइम पे एक ही एक्शन को रन कर सकते थे। एप्पल अगर चाहता तो डबल टैप, ट्रिपल टैप, लॉन्ग टैप भी दे सकता था, लेकिन आई नो एप्पल बीइंग एप्पल वो कभी नहीं करेगा। बट चलो ठीक है, मैं तो साइलेंट के साथ यूज़ करता हूँ इसको। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना, तो एप्पल कह रहा है कि पिछले जनरेशन की जो सिरेमिक सील थी उससे 50% टफर है, लेकिन फिर भी एप्पल की डिस्प्ले के अंदर पता नहीं क्यों स्क्रैच बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। मैंने स्क्रैच गार्ड लगाया हुआ था, लेकिन जब मैंने शूट करने के लिए बेजल्स दिखाने के लिए निकाला ना, 2 मिनट में लिटरली स्क्रैच मार गया था ये फ़ोन। सो टेम्पर्ड ग्लास तो जरूर से लगा लेना। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें ना, तो क्योंकि एप्पल ना प्रीमियम मटेरियल यूज़ करता है, तो फ़ोन ना प्रीमियम फील होता है एंड हाथ में भी होल्ड करते टाइम लगता है कि आपने सच में को 1 लाख के ऊपर का फ़ोन होल्ड किया है। एंड बात करते हैं अभी थोड़ी डिस्प्ले के बारे में। एंड अगेन नो डाउट दिस इज द बेस्ट डिस्प्ले आउट देयर। तो आज भी ना ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, इसके बेजल्स
काफ़ी स्लिम हो चुके हैं इसके बेजल, जिसकी वजह से ना एक अलग ही वाइब आती है, एक फ्यूचरिस्टिक वाली वाइब आती है। आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्लिम है इसके बेजल्स। एंड इसकी एनिमेशन नो मैच, बहुत ही स्मूथ होती है इसकी एनिमेशन। एंड बात करें प्रॉपर डिस्प्ले की तो नो डाउट डिस्प्ले के अंदर भी कोई मेरे को शिकायत नहीं लगी। आज भी ये वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले है। एंड देखो आपको ना एक प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर क्या चाहिए, एक्यूरेट कलर हो, डिस्प्ले शार्प हो एंड डिस्प्ले ब्राइटर हो, तो ये सब कुछ मिल जाता है इसकी डिस्प्ले के अंदर। तो नो डाउट डिस्प्ले में कोई आपको शिकायत नहीं रहने वाली। एंड ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले तो है ही, जिसकी वजह से लिटरली यार ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है फ़ोन। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं ना 60 हर्ट्स 90 हर्ट्स से ना इस पर स्विच किया है, तो मेरा जो 120 हर्ट्स का एक्सपीरियंस है ना वो लिटरली बहुत ही सिक था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एप्पल की एनिमेशन ना बहुत ही स्मूथ होती है एंड इसकी डिस्प्ले ना ब्राइट भी बहुत ज़्यादा है एंड 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। देखो भाई नंबर को छोड़ देना तो मुझे ना इसकी डिस्प्ले ना ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्राइट लगी। ज़्यादातर टाइम ना मैं इसको 80% भी रखता हूँ। इवन मैं आउटडोर के अंदर धूप के अंदर भी हो ना तो मेरा 80% पर भी होती है ना तो फिर भी मेरा काम हो जाता है। मुझे ना पूरी 100% इसकी ब्राइटनेस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ऑटो पे सेट रहती है तो कभी कभार हो जाती है, बट कहीं पर भी मुझे डल फील नहीं होती। हाँ गर्म होते टाइम ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, बट ठीक है। सो ऑलरेडी इसकी डिस्प्ले बेटर थी एंड आज भी ये बेटर है, तो शिकायत करने को तो कुछ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके तो अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। A18 Pro आई थिंक मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात भी करनी चाहिए। लिटरली ये ना डेस्कटॉप लेवल की पावर निकालता है एंड कंसोल लेवल की गेमिंग भी करवा देता है। तो नॉर्मल गेम हो या डे टू डे टास्क हो उसके अंदर तो इसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, आराम से चल जाता है। इवन मैं कोई पिछला कोई फ़ोन लेता हूँ, पिछली कोई मॉडल का 15 हो 14 हो या फिर कोई प्रो हो, उसमें भी दिक्कत नहीं थी, तो नो डाउट इसमें तो होने ही नहीं वाली। एंड गेम्स लाइक BGMI एंड जेंसन इम्पैक्ट उसमें भी 120 FPS का सपोर्ट है एंड सच में 120 FPS की गेमिंग करवाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 120 FPS अनलॉक करके दिया, हाँ सच में गेमिंग करवाता है एंड लिटरली वो बहुत स्मूथ चलती है गेम्स। तो कोई भी गेमर हो तो गेमर तो प्रॉपर बजट है जिसका, वो तो आईफोन ही पिक करेगा। अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड फ़ोन स्पॉन्सर नहीं करेगी तो गेमर की चॉइस ना आईफोन ही होगी, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की वजह से ना गेमर्स हो या फिर कोई हैवी यूज़र हो आईफोन ही पिक करते हैं। एंड मैंने ऐसी मल्टीपल गेम देखी, सबके साथ सेम ही सिचुएशन थी, आराम से सब कुछ चला दे रहा था। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे शायद कवर करना था, थोड़ा सा ना ये कभी कभार वार्म तो होता है। हाँ एकदम हैवी गेम होती है जैसे कि BGMI, उसके अंदर मैं 120 FPS पे खेलता हूँ, तो एक लॉन्ग सेशन के बाद ना ये हीट होने लग जाता। हीट नहीं कहूँगा, थोड़ा सा वार्म होता है, जिसकी वजह से कभी कभार परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत डाउन आती है, FPS भी कभी कभार फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट क्योंकि देखो ऑलरेडी गर्मी है ना बहुत ज़्यादा आ गई है, तो उसकी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फ़ोन ही हीट होता है, कोई और फ़ोन होता है तो उसके अंदर उतनी हैवी गेमिंग करोगे तो नो डाउट वो भी हीट होने वाला है, बट ये थोड़ा सा हीट होता है मुझे बताना था, क्योंकि प्रो है, छोटी साइज़ है। प्रो मैक्स होता तो और भी थोड़ा अच्छा थर्मल कंट्रोल होता। एंड ये प्रॉब्लम ना मैंने कभी कभार चार्जिंग के टाइम पे भी फेस किया है। कभी कभार ना चार्जिंग के टाइम पे 80% पे फ़ोन रुक जाता है, वार्निंग आ जाती है कि फ़ोन ओवरहीट हो गया है, अब जब फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तभी फिर से चार्ज होगा। तो मैं 80% पे निकाल देता हूँ, तो ये कभी कभार ना मुझे फेस करना पड़ रहा है। ये सिर्फ फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्पेशली जो मेरा ये रूम है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दोपहर के टाइम पे नॉर्मल चीज़ों को छूता हूँ ना तब भी वो बहुत गर्म होती है, तो गर्म तो होना ही था। तो हाँ मुझे थोड़ा लगा कि ये कवर करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। ओके तो अभी बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो देखो मैं ना 16 प्रो के लिए नहीं जाने वाला था, मैं मैक्स के लिए जाने वाला था। मुझे ना ये कॉम्पैक्ट साइज पसंद है, लेकिन मैं फिर भी मैक्स के लिए जाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ बैटरी की वजह से। मुझे लगता था कि ये उतनी ज़्यादा बैटरी नहीं चलाएगा, लेकिन लिटरली जब मैंने इसको यूज़ किया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसकी बैटरी चलती है। तो मैंने टेस्टिंग के लिए ना फ़ोन को ना सुबह फुल और 90% के आसपास चार्ज कर दिया एंड मैंने पूरे दिन उसको चलाया। ऐसा नहीं कि मैंने नॉर्मल यूज़ किया उसको, प्रॉपर जैसे नॉर्मल चलाता है, जैसे कोई सोशल मीडिया हो या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग भी इंक्लूड है उसमें, फिर भी ये ना एक दिन आराम से लास्ट कर जाता है। तो मेरे लिए तो ये रिजल्ट्स ना शॉकिंग थे। इनफैक्ट मैंने ना ये अपना एंड्रॉयड को भी साइड में कर दिया था, 2-3 दिन तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, प्रॉपर मैंने ये आईफोन पे ही पूरा टेस्ट किया था। तो बैटरी बैकअप ना इसका सॉलिड है। जैसे 13 प्रो के बाद 14 प्रो एंड 15 प्रो में थोड़ा बैटरी का जो इशू था ना, वो फाइनली अब फिक्स हो चुका है।
लेकिन एंड्रॉयड यूज़र की शिकायत थोड़ी चार्जिंग से होगी। हाँ, चार्जिंग थोड़ी बहुत स्लो तो फील होती है, क्योंकि एंड्रॉयड जब आपने चलाया होगा उसके फास्ट चार्ज 100 वाट के चार्ज भी आते हैं। तो इस फ़ोन की ना मेरे को थोड़ी बहुत चार्जिंग स्लो तो लगी। And now let's talk about the software department. And after using it for some day, now I can confidently say that it is the best, oh not just best, it is also the best सिक्योर, स्मूथ एंड स्टेबल सॉफ्टवेयर। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, इसकी स्मूथनेस। इट नॉट जस्ट अबाउट 120 हर्ट्ज, इट्स ऑल अबाउट द वे एनिमेशन वर्क्स। एवरीथिंग फील्स सो स्मूथ एंड हर जगह पे अलग अलग एनिमेशन थी, तो उसकी वजह से ना एक अलग यूज़र एक्सपीरियंस निकल के आता है। एंड सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर फेस आईडी दी है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, सेफ है एंड सिक्योर है। एंड क्योंकि मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ना एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा था। आई जस्ट पिक माई फोन एंड इट्स अनलॉक। I'm not missing my older fingerprint. And Dynamic Island. अगर डायनामिक आइलैंड के डिस्टर्ब करने वाले पार्ट को छोड़ देना, तो ये ना काफ़ी कूल लगा, क्योंकि इसके यूज़ केस भी काफ़ी सारे हैं। म्यूज़िक वगैरह भी आप यहाँ से ही चला सकते हो, कोई थर्ड पार्टी ऐप हो या फिर टाइमर वगैरह की डिटेल भी यहाँ पे शो करता है। एंड मैप की डायरेक्शन भी यहाँ से ही दिखाता है, इंस्ट्रक्शन की कितनी आगे जाके मुड़ना है वो सब भी यहाँ पे शो कर देता है। तो एप्पल ना अब इस डायनामिक आइलैंड को ना हर जगह पे यूज़ कर रहा है। आप एयर ड्रॉप कर रहे हो, उसकी नोटिफिकेशन हो या फिर कोई व्हाट्सएप वगैरह की कोई नोटिफिकेशन आती है, फेस आईडी अनलॉक हो रहा है, तो हर जगह पे इसके साथ एनिमेशन आती है। तो ये सब बातें ना बहुत अच्छी लगती है एंड कुछ ऐसे नए एक्सपेरिमेंट की वजह से एक अलग यूजर एक्सपीरियंस निकल के आता है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं मेन कैमरा के बारे में। फॉर द लास्ट कपल ऑफ डे आई टेक मल्टीपल फोटोज विथ माई आईफोन 16 प्रो एंड हाउ कंसिस्टेंट दे आर। जस्ट चेक आउट साइड बाय साइड। बहुत ही अच्छी डिटेल कैप्चर करते हैं, कलर्स भी बहुत एक्यूरेट है एंड 99% ऑफ द टाइम तो परफेक्ट फोटो होती है। वही एप्पल का सेम टोन रहता है, थोड़ा सा वार्म होता है, नेचुरल साइड पे रहता है, जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ी सी डल लगती है फोटो, उनके लिए फिल्टर भी होता है, थोड़ी सी ना सैचुरेट फोटो हो जाती है, तो रेडी टू सोशल मीडिया भी हो जाती है। एंड हार्डली ही कभी खराब फोटो आती है। 99% ऑफ द टाइम तो परफेक्ट फोटो आ जाती है, बट हार्डली कभी कभार हो जाता है कि एज डिटेक्शन नहीं हुआ या थोड़ा सा ओवर एक्सपोज फोटो हो गई, बट 99% एकदम सही फोटो आती है। एंड इस बार कैमरे के अंदर मेन 2 चेंज किया है। इसका अल्ट्रा वाइड भी सेम मेन कैमरा की तरह 48 मेगापिक्सल का हो गया है, जिसकी वजह से डिटेल बहुत ज़्यादा आती है एंड ओवरऑल एक अच्छी इमेज निकल के आती है। एंड दूसरा 16 प्रो के अंदर भी 5x का टेलीस्कोप ले दिया है, जो कि पिछली बार के 15 प्रो मैक्स के अंदर था एंड इस बार 16 प्रो के अंदर भी दे दिया है, जो कि बहुत ही सही लगा मुझे। तो देखो, मैं ना पहले अपने कुछ फर्स्ट इंप्रेशन के मेरे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। व्हाट बीन रियली गुड, द कलर साइंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको पता ही होगा कि एप्पल की फ़ोटो ना बहुत ही कंसिस्टेंट होती है एंड हार्डली होता है कि फ़ोटो में कलर चेंज आ रहे हैं या फिर कोई एकदम से ओवर एक्सपोज हो रही है, ओवर शार्पनेस आ रही है। कभी भी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। 99% ऑफ द टाइम परफेक्ट फोटो कैप्चर करता है ये। बट आपको इन सब फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करना है ना, तो उसको थोड़ा बहुत तो एडिट करना पड़ेगा। जनरली मैं अभी कहीं अपलोड करना होता है मुझे कोई आईफोन की फ़ोटो को, तो थोड़ा सा ना मुझे उसको बूस्ट करना पड़ता है, उसके कलर को बूस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना नेचुरल फोटो कैप्चर करता है। तो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फ्लैट लगता है, इसी वजह से कुछ मेरे को उसमें टचअप करने पड़ते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट फिल्टर के थ्रू भी इसके अंदर कुछ माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी सैचुरेट फोटो कैप्चर कर सकते हो। दूसरा, लो लाइट परफॉर्मेंस। आई जस्ट लव दिस लो लाइट फोटोज़। मैंने मल्टीपल फोटोज़ लो लाइट में ट्राई की है एंड ज़्यादातर टाइम प्रॉपर ही हुई है, अच्छी डिटेल्स आती है एंड ओवरऑल एक अच्छी शार्प इमेज निकल के आती है। एंड मैं विदाउट ट्राइपॉड भी लो लाइट के अंदर लॉन्ग एक्सपोजर वाली जो फोटोज होती है ना, वो भी मैं शूट कर सकता हूँ। काफ़ी स्टेबल रहती है फोटो। एंड पोर्ट्रेट मोड, आई जस्ट लव पोर्ट्रेट मोड। मैं ज़्यादातर ना पोर्ट्रेट के अंदर ही फोटोज़ को शूट करता हूँ, तो पोर्ट्रेट में ना बहुत ही अच्छी फोटोज़ निकल के आती है एंड मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट के अंदर ही फोटोज़ खींच लेता हूँ। एज डिटेक्शन इज़ रियली गुड, फिर वो चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो, पेट हो या कोई और भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो, 95% ना वो प्रॉपर ही होती है एज डिटेक्शन। कभी कभार जैसे कोई ह्यूमन सब्जेक्ट ही, जैसे मैंने गॉगल्स पहने, चश्मे पहने, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट ज़्यादातर वो बहुत अच्छे से ही उसको एज डिटेक्शन करता है। एंड साथ ही पूरी डेप्थ की इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर करता है, जिसकी मदद से आप इसको पोस्ट में चाहो तो उसका फोकस भी चेंज कर सकते हो। अगर बाय चांस फोटो में फोकस कहीं गलत जगह पे हो गया, तो उसको आप बाद में भी उसमें अपने फेस के ऊपर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। एंड 5x टेलीफोटो लेंस, आई जस्ट लव दिस हाई क्वालिटी 5x टेलीफोटो लेंस। उसके अंदर ना बहुत ही अच्छी फोटो निकल के आती है। इट्स फील्स लाइक कि प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा से फोटो शूट हुई है। मैंने एक छोटी सी ट्रिप पे गया था, वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा इसी लेंस से फोटो शूट की थी। आप देख सकते कि बहुत ही अच्छी फोटोज निकल के आती है एंड इसका ना डेप्थ जो होती है ना, बैकग्राउंड में जैसे ब्लर होता है, वो ग्रेजुअली होता है, तो लगता है कि हाँ नेचुरल ब्लर हुआ है। एंड द वीडियो क्वालिटी स्टिल द किंग।
The 16 Pro still has the most reliable video in any phone. सुपर हैंडहेल्ड स्टेबल शॉट जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी निकल के आती है एंड डेडिकेटेड एक अलग से एक्शन मोड दिया है, वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा वीडियो स्टेबल आती है। क्रिस्प डिटेल स्पेशली इन 4K के अंदर ना बहुत ही अच्छी डिटेल निकल के आती है एंड ओवरऑल ना वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर ना आईफोन को ही वीडियो के लिए प्रेफर करते हैं एंड मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे भी बहुत अच्छी वीडियो निकल के आती है। एंड सिनेमैटिक मोड इज इम्प्रूव बट आई पर्सनली डोंट लाइक सिनेमैटिक मोड। वो आर्टिफिशियल ब्लर ना जो हेयर के आसपास होता है ना, वो मेरे को पर्सनली नहीं अच्छा लगता। उससे अच्छा स्टैंडर्ड वीडियो ही शूट कर लो, वो बहुत अच्छी आती है। एंड माई क्वालिटी इज़ रियली ग्रेट स्पेशली फॉर व्लॉगिंग टाइप ऑफ कंटेंट। तो जब भी आप ऐसे सुनसान एरिया पे आते हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शायद नीचे ना गिर जाए। ऐसी जगह पे बहुत बारी लोग फंस जाते हैं, उनको महीनों तक उनको इंतजार करना पड़ता है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। व्लॉगर एंड कंटेंट क्रिएटर तो ज़्यादातर आईफोन को ही प्रीफर करते हैं, उसके अंदर ना एक कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो ज़्यादातर लोग ना आईफोन को ही वीडियो के लिए प्रीफर करते हैं। प्रो रो एंड प्रोरेस HDR फॉर प्रोफेशनल हु नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वीडियो। तो ये ना वीडियो को व्लॉग फॉर्मेट में शूट करता है, जहाँ पर कोई कलर नहीं होते हैं, ज़्यादा डिटेल होती है उसके अंदर। उसको आप अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हो, आप जैसा लुक चाहे वैसा उसको बना सकते हो। एंड आई नो 95% ऑफ द पीपल इसका इस्तेमाल नहीं ही करने वाले, बट एक प्रो फोन के अंदर ये होना सब जरूरी है। कुछ प्रोफेशनल ना इसका यूज़ करते हैं एंड ये सच में बहुत ही अच्छा है। एंड ये ना बहुत ही हाई क्वालिटी होता है। अगर आपको 4K में शूट करना है ना, तो उसके लिए आपको एक अलग से एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करनी पड़ेगी एंड डायरेक्ट उसमें ही रिकॉर्ड करेगा ये। एंड द प्रोसेसिंग, फोटो की प्रोसेसिंग ना लिटरली बहुत ही अच्छी हो रही थी। मैंने एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं ना कहीं बाहर गया था, नाइट का टाइम था एंड बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही लो लाइट थी, तो मैंने सोचा चलो आईफोन को टेस्ट करते हैं। तो मैंने ना एक फ़ोटो जस्ट खींची पोर्ट्रेट मोड के अंदर 5x के लेंस से एंड लिटरली उसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ थी एंड मुझे पर्सनली देखते टाइम अच्छा नहीं लगा कि पूरी ख़राब फोटो है। मैंने जस्ट फ़ोन बंद किया, जेब में रख दिया, क्योंकि उसके अंदर ना प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी थी एंड मतलब अनयूजेबल फ़ोटो थी। एंड थोड़े टाइम बाद जब वो फ़ोटो प्रोसेस हो गई ना, तब जब मैंने देखी ना वो फ़ोटो, लिटरली मैं ना शॉक हो गया था। सारी नॉइज़ रिमूव हो गई थी एंड एक अच्छा सा प्रॉपर फोटो आई थी पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो एप्पल की प्रोसेसिंग ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हाँ, एक फ़ोन ना कैमरे के कितना क्लोज आ गया है। ओके, बात करते हैं अभी कैप्चर बटन की। हाँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, मैं ज़्यादा इस पे टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। देखो, मैं बता रहा हूँ कि जो बनाया है ना, इसके अंदर हैप्टिक फील होता है, प्रेस होता है, वाइब्रेट जो होता है हैप्टिक की वजह से, जो बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन इसका यूज़ केस आई डोंट नो। हाँ, मतलब ये बनाया वो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन यूज़ केस मुझे उतना खास प्रैक्टिकल नहीं लगा। इनफैक्ट इससे ना कैमरे को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इससे अच्छा तो मैं जैसे नॉर्मल कंट्रोल है वहाँ से अच्छे से हो जाता है। मुझे याद भी नहीं आता कि मेरे फ़ोन के अंदर कैप्चर बटन है, मैं ऐसे ही फ़ोटो खींच लेता हूँ। मुझे ना एकदम से याद आता कि अरे हाँ भाई, मेरे पास तो 16 Pro है, इसके अंदर तो कैप्चर बटन भी है। बस मेरा इसके साथ यूज़ केस इतना ही है कि मैंने एकदम से कुछ मेरे को सब्जेक्ट दिख गया, फ़ोटो खींचनी है, फ़ोन निकाला, कैप्चर बटन से कैमरा लॉन्च कर दिया एंड फ़ोटो खींच ली, बस। इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। क्या ये फ़ोन 1,20,000 रुपये का जो इसका प्राइस टैग है, ये फुलफिल करता है या नहीं? वेल, देखो, इसका आंसर ना मिक्स है। अगर आप इससे वैल्यू क्रिएट करते हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो नो डाउट ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आपका नीड नहीं है तो आई थिंक इसके अंदर ना ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। सारे फ्लैक्सी फ़ोन ना वैल्यू फॉर मनी की लिस्ट में कम ही आते, क्योंकि उसकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा होती है। एंड हो सके तो फ्लैक्सी फ़ोन को ना आप तुरंत ही बाय मत कर लीजिए। अभी जैसे 16 Pro है तो आपको 14 Pro या 15 Pro भी मिल रहा है ना अच्छी प्राइस पे, तो वो ले लो। क्योंकि देखो, फ़ोन ना ऑलरेडी बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट आप 14 Pro भी ले लोगे ना, आपको ना सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस देगा। हाँ, कुछ छोटे मोटे ही चेंजेस होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, कुछ छोटे मोटे चेंजेस ही होते हैं जो कुछ खास उतना इम्पैक्ट भी नहीं करते। बट हाँ, आपको पैसों से कोई दिक्कत नहीं है, सो यू कैन गो विद द लेटेस्ट 16 Pro। एंड अगर कोई पिछली जनरेशन का फ़ोन भी मिल रहा है ना अच्छी प्राइस पे, तो वो भी ले लो, वो आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू देगा। एंड बात करें इसकी, तो हाँ, फ़ोन बहुत अच्छा है, प्रीमियम भी फील होता है। एप्पल जो मटेरियल यूज़ करता है ना प्रॉपर, तो उससे लगता है कि हाँ, सच में 1 लाख के ऊपर का फ़ोन आपने होल्ड किया है। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, सारे ही प्रो फीचर जो एक प्रो यूज़र को चाहिए वो सब भी मिल जाता है। बट आपको शायद इसकी नीड ना हो तो कोई और फ़ोन ले लीजिए, नॉन प्रो भी ले सकते हो, बट 60 हर्ट्ज से थोड़ा बच के रहना, बस वही मेरा दिक्कत है, वरना मैं भी
प्रो के लिए ना चाहता, मेरे को तो कंटेंट क्रिएट करना था, तो इसके लिए मैंने बाय कर लिया। मैंने तो बस रिव्यू पर्पज़ के लिए किया था, मैं इससे ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं खींचता, वीडियो शूटिंग भी कुछ खास नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा है। बट मेरा ये रिव्यू के लिए मैंने लिया था। अच्छा फ़ोन है, यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, एंड और भी कोई बात हो जैसे कि परफॉर्मेंस या फिर और कोई कैमरा रिलेटेड यूज़र एक्सपीरियंस, सब कुछ सेम है। एप्पल की अपडेट भी बहुत लंबे समय तक आती है, 7 साल तक भी इनफैक्ट आ जाती है, 6 साल तो आ ही जाती है, एंड इनफैक्ट कभी कभार तो उससे ज़्यादा भी आ जाती है। तो आपको ना कोई पुराना फ़ोन भी बहुत अच्छी वैल्यू दे देगा। सो या यही है कुछ फाइनल वर्डिक्ट की कैसा था फ़ोन। एंड देखो, ये मेरी ना फाइनल रिव्यू वीडियो नहीं थी, बस एक काइंड ऑफ मेरी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी। एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू भी कुछ टाइम बाद आएगा, एंड इसके रिलेटेड आप कोई और भी वीडियो चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। या फिर इसका भी कोई और टेस्ट हो, जैसे कि प्रॉपर कैमरा टेस्ट या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, कोई गेमिंग टेस्ट, ऐसा कुछ हो तो आप कॉमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड कोई खास वीडियो की नीड होगी तो वो भी पूरी कर दूंगा। इनफैक्ट मैं एक वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, इसकी ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दिमाग में सर दर्द कर देती है, एंड स्पेशली जब आप एंड्रॉयड से इस पे स्विच करते हो ना, लिटरली दिमाग ख़राब कर देता है। वो भी मैं कुछ वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, एंड इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी आती रहेगी। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन अवर फैमिली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाय। हाँ, अच्छा फ़ोन है, बुराई या कुछ है नहीं।